स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व हिस्ट्री में। कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमारा जो सीरीज चल रहा है जीव विज्ञान से रिलेटेड, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं ये क्वेश्चंस, वही सीरीज में आज हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये जीव विज्ञान के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो है। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, लेकिन विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सबको इंटरेस्ट होता है, सभी इसमें रुचि लेते हैं, तो ये सभी के लिए है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें। और दूसरी चीज़, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की कुल कितनी संख्या होती है? जो युवा मनुष्य होता है, जो वयस्क होते हैं, उनके शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? जैसे हम लोग हैं या और भी जो हैं, बच्चों को छोड़कर जो युवा लोग हैं, उनमें कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 360, बी 306, ऑप्शन सी 206, ऑप्शन डी 260। तो मैं आपको बता दूं, वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या होती है 206। कितनी होती है? 206 अस्थियां वयस्क मनुष्य में पाई जाती हैं। जो बच्चे होते हैं उनमें अस्थियों की संख्या 300 होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनमें अस्थियों कम होती चली जाती हैं और वयस्क होने पर 206 अस्थियां होती हैं। अस्थियां मतलब हड्डी, ठीक है। इस तरीके से 206 अस्थियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी हैं? मनुष्य का यह शरीर है, इसमें सबसे मजबूत पेशी का मतलब होता है मसल्स कहाँ की होती हैं? किस अंग की पेशियां सबसे ज्यादा मजबूत होती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए जबड़ों की, ऑप्शन बी जांघों की, ऑप्शन सी पीठ की, ऑप्शन डी हाथों की। तो ऑप्शन ए जबड़ों की। जबड़ा आप समझ रहे हैं ना, ये दांत का जो ऊपरी हिस्सा जिसमें कि दांत जो है फंसा होता है, जुड़ा होता है, उसको कहते हैं जबड़ा। जैसे हंसते समय किसी का ये जबड़ा ज्यादा दिखने लगता है, मस्कुर जिसको कहते हैं ना, तो वही जबड़ा जो है वो पूरे शरीर में जितनी भी पेशियां हैं उनमें से सबसे मजबूत पेशी होती है जबड़े की, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी अस्थि किस अंग की होती है? हाथ की होती है, पैर की होती है, खोपड़ी की होती है, कहाँ की होती है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए ह्यूमरस, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी फीमर, ऑप्शन बी टिबिया। ऑप्शन सी फीमर। फीमर जो होती है, फीमर मतलब जांग की हड्डी। यहाँ जांग में एक हड्डी होती है, ये कूल्हे से स्टार्ट होती है और गांठ तक जाती है, घुटने तक। ये सबसे लंबी अस्थि होती है, जांग की अस्थि, उसको फीमर बोला जाता है, ठीक है। जांग की अस्थि को फीमर बोला जाता है। ये अस्थि पूरे मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है? स्तनियों का मतलब मैमल्स, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो जीवधारी, उसको कहा जाता है स्तनी। उनमें बाहरी कंकाल होता है, वो बाहरी कंकाल के उदाहरण क्या हैं? यहाँ पे ऑप्शन ए है कशेरुकदंड। कशेरुकदंड शरीर के अंदर होता है, बाहर नहीं दिखता, ठीक है। त्वचा, त्वचा तो कंकाल है ही नहीं। ऑप्शन सी हाथ व पैर। हाथ पैर की अस्थियां जो है वो मांस से या त्वचा से ढकी हुई होती हैं, ये बाहरी कंकाल नहीं। यहाँ पे ऑप्शन डी है नाखून, बाल व खुर। जो नाखून होते हैं हमारे, और जो जानवर में या हम लोगों के पैर में जो नाखून होते हैं, जानवरों के खुर होते हैं, बाल होते हैं, ये होती हैं बाह्य कंकाल, मतलब बाहरी कंकाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पैरों की लंबी तथा खोपड़ी अस्थियों से भरी हुई अस्थिमज्जा किसका निर्माण करती है?
पैरों की हड्डियों में अस्थिमज्जा पाया जाता है, अस्थिमज्जा भरा होता है, जिसको बोन मैरो कहते हैं। जैसे जो लोग मांसाहारी होते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वो लोग मुर्गा की या बकरे की जब हड्डियां चूसते हैं तो हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है, मज्जा। वो बोन मैरो या मज्जा किसका निर्माण करती हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए वसा का निर्माण करती हैं, या हार्मोन का निर्माण करती हैं, या सी प्रोटीन का निर्माण करती हैं, या रुधिराणुओं का निर्माण करती हैं, मतलब ब्लड सेल्स का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे जो बोन मैरो होती है, जो हड्डियों में बोन मैरो भरी रहती है, जो अस्थि मज्जा भरा होता है, वो जो है ब्लड सेल्स का निर्माण करती है, मतलब रुधिराणुओं का निर्माण करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिगामेंट जोड़ता है। लिगामेंट किसको जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, या पेशी को पेशी से जोड़ता है, या हड्डी को पेशी से जोड़ता है? तो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जो पदार्थ उसमें लगा होता है उसको कहा जाता है लिगामेंट। तो लिगामेंट जो होता है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और एक और होता है टेंडन। टेंडन जो है हड्डी को पेशी से जोड़ता है। ठीक है। लेकिन लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। जैसे किसी का घुटना दर्द करने लगता है तो जहाँ पे दो हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं, जैसे ये एक हड्डी है, ये एक हड्डी, यहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहा है, इनके बीच का लिगामेंट जब घिस जाता है या कम हो जाता है या खत्म हो जाता है तो इनमें घर्षण होने लगता है हड्डियों में, तो इसलिए दर्द होने लगता है। तो लिगामेंट का काम होता है हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम होता है लिगामेंट का। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? लवण कौन सबसे ज्यादा, कौन सा लवण सबसे अधिक इसमें पाया जाता है? हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो हड्डियां किस चीज से बनी होती हैं, उनमें कौन सा लवण सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑप्शन बी कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है कैल्शियम फॉस्फेट वो सबसे ज्यादा हड्डियों में पाया जाता है। अभी मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम है, हम जानते हैं कि कैल्शियम क्या करती है, हमारी अस्थियों को, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करती है। और जो फॉस्फेट है ये फास्फोरस ही है। जब कैल्शियम और फास्फोरस दोनों आपस में मिले तो कैल्शियम फॉस्फेट बन गए। ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ये अस्थियों को बनाने में सबसे बड़ा अहम योगदान कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है? कठोर व्यायाम जैसे एक्सरसाइज या कसरत लोग जिम में करने जाते हैं तो उनको थकान बाद में लग जाती है। थकान क्यों लग जाती है? थकान लगने का कारण होता है, देखिए ऑप्शन ए है वसा से प्रोटीन बनता है, या ऑप्शन बी ग्लूकोज से प्रोटीन बनता है, या ऑप्शन सी पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल बन जाता है। देखिए हमारे पेशियों में जो होता है वो अनाक्षी श्वसन होता है। अनाक्षी श्वसन का मतलब होता है जब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है जलता है तो वो कहलाता है अनाक्षी श्वसन। कहने का मतलब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको कहते हैं अनाक्षी श्वसन। ठीक है। तो ब्लड में क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज जो हम खाते पीते हैं वो ग्लूकोज जो है ऊर्जा पैदा करता है, जो कि ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा ऊर्जा बनाता है और फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो जब अनाक्षी श्वसन होता है, ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है, तो जो ग्लूकोज होता है वो सही तरीके से उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता और वो क्या कर जाता है?
वहीं पर ब्लड में या मांसपेशियों में वो जम जाता है और वो क्या बन जाता है, देखिए जो पायरुविक अम्ल होता है वो लैक्टिक अम्ल बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। और इसी लैक्टिक एसिड जमा हो जाने की वजह से उस मांसपेशी पर, उस जगह पर थकान महसूस होने लगती है, ठीक है। और थोड़ी देर यदि हम आराम कर लेते हैं तो जो लैक्टिक एसिड जमा होता है वो पिघल जाता है और फिर जो है ब्लड आराम से आने जाने लगता है, जिससे थकान दूर हो जाती है। तो यदि हम कठोर परिश्रम करते हैं या कोई ज़्यादा मेहनत वाला जिम करते हैं, कसरत करते हैं, तो पायरुविक अम्ल जो होता है वो लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है और जम जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से थकान लग जाती है। ऑप्शन 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना है। अभी हमने एक क्वेश्चन में बात किया था कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली क्या चीज होती है, तो वहां पे लिखा था लिगामेंट, ठीक है। यहाँ पे अस्थि को पेशी से जोड़ रहा है, ठीक है, मतलब हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए कौन सी रचना होती है, तो ऑप्शन ए कंडरा, ऑप्शन बी स्नायु, ऑप्शन सी उपास्थि, ऑप्शन सी लिगामेंट। तो मैंने बताया था कि अस्थि को पेशी से जोड़ने के लिए टेंडन की आवश्यकता होती है, टेंडन को हिंदी में कंडरा बोलते हैं, ठीक है। तो अस्थि को पेशी से कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है, मतलब कंडरा जोड़ता है। इस तरीके से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसके पहचान के लिए। एक होता है टेस्ट, होता है बीएमडी टेस्ट है, ठीक है, वो किस लिए किया जाता है, डेंगू के लिए चेक किया जाता है, डेंगू का टेस्ट होता है, या ऑप्शन बी मलेरिया का टेस्ट करने के लिए, ऑप्शन सी ऑस्टियोपोरोसिस चेक करने के लिए, या एड्स को टेस्ट करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं जो बीएमडी टेस्ट होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस को टेस्ट करने के लिए होता है। ऑस्टियोपोरोसिस वो होता है जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां थोड़ी से चोट लगने पर टूट जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, तो उस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। तो इसको टेस्ट के लिए बीएमडी टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी ऑस्टियोपोरोसिस। क्वेश्चन नंबर 11 है, हृदय के ऊपर कोष्ठ तथा नीचे का कोष्ठ क्रमशः क्या कहलाता है। हम सब जानते हैं कि हृदय जो हमारा होता है, जो हार्ट है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। उनका 2 का आलिंद नाम होता है, 2 का निलय नाम होता है, ठीक है। तो कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। लेकिन यहाँ पे बताना है कि ऊपर वाले कक्ष का क्या नाम है और नीचे वाले कक्ष का क्या नाम है, क्योंकि हृदय के ऊपरी वाले हिस्से में 2 कक्ष होते हैं और निचले हिस्से में भी 2 कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं। लेकिन ऊपर वाले हिस्से में जो 2 कक्ष होते हैं उनका क्या नाम है, क्रम से बताना है, ऊपर कोष्ठक नीचे कोष्ठ। तो इसमें ऑप्शन दिया है निलय तथा आलिंद, ऑप्शन बी आलिंद तथा निलय, ऑप्शन सी आलिंद, ऑप्शन डी निलय। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आलिंद तथा निलय, ऊपर जो कोष्ठ होगा उसको आलिंद कहते हैं, ऊपर वाले चैम्बर को, हृदय के ऊपर वाले कक्ष को आलिंद बोला जाता है, नीचे वाले चैम्बर को निलय बोला जाता है। इसको याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है आलिंद, यहाँ पे लिखा है ऊपर चैम्बर। आज देखिए तो हिंदी वर्णमाला में आ जो है सबसे ऊपर आता है, तो आप समझ जाइएगा कि आ से आलिंद, आ से सबसे ऊपर, मतलब ऊपर वाला जो चैम्बर होगा वो आलिंद होगा। नीचे का यहाँ कोष्ठक मतलब नी से नीचे, नी से निलय, तो नीचे वाले चैम्बर को क्या करेंगे, निलय कहेंगे, क्योंकि नीचे से निलय और ऊपर से आलिंद, ठीक है। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हृदय की भित्ति की कितने प्रति होती हैं। अभी मैंने तुरंत बताया हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। ऊपर के 2 जो चैम्बर होते हैं उसको आलिंद बोला जाता है, नीचे के 2 चैम्बर होते हैं उनको निलय बोला जाता है। तो कितने चैम्बर होंगे, 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, या 4 भित्ति कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जीव विज्ञान का, जो कि सभी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, इनमें से क्वेश्चन आपका चाहे यूपीएससी हो, आईएएस हो, पीसीएस हो,
SSSC हो, यूपी SSSC हो, कुछ भी हो, SSC वगैरह जितने भी या टीचर की जो वैकेंसी आती हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आते हैं जीव विज्ञान के। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पूरा देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।